प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। सर्वोदय विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय में आप सभी छात्रों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो कि कोरोना की वजह से सभी विद्यालयों में पढ़ाई का कार्य जो है वो क्या है, बंद है। परंतु विद्यार्थियों के साल को देखते हुए, ताकि इनका साल बर्बाद ना हो और घर बैठे इनको पढ़ाई मिल सके, तो सर्वोदय विद्यापीठ ने पहल शुरू की है ताकि आपको घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से क्या है, पढ़ाई मिल सके। तो आज हम हिंदी सब्जेक्ट में कक्षा 11 का पहला अध्याय शुरू कर रहे हैं, शब्द विचार। तो ये जो टॉपिक हम आप तक पहुंचाएंगे, इसको पढ़ें, पढ़कर नोट्स बनाएं और अगर कोई समस्या हो तो हमारे चैनल पर आप हमसे उस समस्या का समाधान भी पूछ सकते हैं। तो पहला टॉपिक आज हम शुरू करेंगे अपना शब्द विचार। शब्द की परिभाषा। तो इसमें लिखेंगे दो या दो से अधिक शब्द वर्णों का सार्थक मेल जो किसी अर्थ को प्रकट करता हो। शब्द कहलाता है। तो बहुत ही सरल और बहुत ही आसान परिभाषा। वर्ण आप जानते होंगे, क ख ग घ, ये जितने भी है वर्ण का आ से लेकर ज्ञ तक, वो सब क्या है, वर्ण है। तो दो या दो से अधिक वर्णों का जो सार्थक मेल होता है, जो किसी अर्थ को प्रकट करे, अर्थात तो शब्द का कोई अर्थ भी निकले, उसे शब्द कहते हैं। जैसे महेश हो गया, कमल हो गया, आने। तो इसमें माँ है, ह है, ए है, श है, क, म, ल, तो तीनों वर्ण अलग अलग हैं, तीनों को मिलाकर क्या बन जाएगा, कमल बन जाएगा। ऐसे बहुत सारे दुनिया भर के शब्द हैं जो एक एक वर्ण को मिलाने से बनते हैं और उनका कोई निश्चित अर्थ भी प्रकट होता है। तो समझ आ गई होगी परिभाषा। तो इसके बाद है शब्द के भेद। शब्द के भेद। शब्द के कई भेद किए गए हैं। तो शब्दों के कई भेद माने गए हैं, उन भेदों के बारे में हम इसमें
पढ़ेंगे। निश्चित नहीं है, वैसे वैसे निश्चित तो के तौर पर लगाए तो लगभग 4 प्रकार के माने जाते हैं। तो इनमें सबसे पहला होगा रचना के आधार पर। रचना के आधार पर रचना के आधार पर शब्दों के भेदों के बारे में पढ़ेंगे। तीन भेद हैं। रचना के आधार पर कितने भेद हैं? 3 भेद है इसका। पहला है रूढ़ शब्द। वे शब्द जिसके खंड अर्थात टुकड़े खंड करने पर अर्थ समाप्त हो जाता है। रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी कोई भी वो शब्द जिसके हम खंड करते हैं अर्थात टुकड़े करते हैं, तो टुकड़े करते ही उस शब्द का अर्थ समाप्त हो जाता है, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी परंपरा से ही जैसे हैं वो शब्द वैसे ही रहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे हमने लिख दिया हाथ, अब इसमें हा और था अलग अलग कर देने पर इनका अर्थ समाप्त हो जाएगा। जैसे मान लो हमने कमल लिख दिया क म ल, तो उनको अलग करने से उनका अर्थ क्या है? समाप्त हो जाएगा। तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो आगे समझ में। दूसरा है इसके बाद यौगिक शब्द। ये हम शब्द विचार में रचना के आधार पर पढ़ रहे हैं। पहला पढ़ा आपने रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द में लिखिए वे शब्द जो दो शब्दों के योग से बने होते हैं। वे शब्द जो दो शब्दों के योग से बने होते हैं तथा टुकड़े यानी खंड करने पर
भी अर्थ समाप्त नहीं होता। वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो ये भी बहुत आसान परिभाषा है। वे शब्द जो दो शब्दों के योग से बने, नाम से पता लग रहा है यौगिक, योग प्लस इक, यानी योग हो जाना, दो शब्दों का मिल जाना, संधि हो जाना, योग से बने होते हैं। तथा टुकड़े करने पर यदि उन शब्दों के हम टुकड़े भी कर दें तो भी दोनों शब्दों का अर्थ क्या है, समाप्त नहीं होता, अर्थ बना रहता है। वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण देखिए इसका, जैसे हिमालय, अब इसमें देखिए हिमालय में, अब इसके मान लो हमने टुकड़े करने हैं, हिम प्लस आल्य। अब इकट्ठा है तो हिमालय पर्वत बन रहा है। अब इसके टुकड़े कर दिए हिम प्लस आल्य, तो भी दोनों शब्दों का अर्थ है, तो भी अर्थ समाप्त नहीं हुआ। हिम यानी बर्फ, आल्य मीन्स घर, यानी बर्फ का घर, यानी हिमालय पर्वत। जैसे विद्यालय हो गया, टिकट घर हो गया, टिकट खिड़की हो गया, पानदान हो गया, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले ताकि इसको मिटा सके, फिर ऊपर लिखेंगे। उसके बाद अपना तीसरा है योग रूढ़ शब्द। रचना के आधार पर जो हम पढ़ रहे हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। वे शब्द जो दो शब्दों के योग से बना हो, परंतु किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गया हो, तो उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ये भी बहुत आसान है। वे शब्द जो दो शब्दों के योग से बना हो, ये परिभाषा आपको यौगिक शब्द की तरह लग रही होगी, परंतु इसमें अंतर देखिए ये है कि ये यौगिक शब्दों की तरह दो शब्दों के योग से ही बना होता है, परंतु किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो चुका है, यानी पक्का हो चुका है। दो शब्दों के जुड़ते ही वो ऐसे अर्थ के लिए पक्का हो चुका है कि उसको कोई अन्य और अर्थ हम दे ही नहीं सकते हैं, तो उसे कहते हैं योग रूढ़ शब्द।
जैसे उदाहरण से आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे पंक प्लस ज बराबर पंकज, यानी कमल। अब इस उदाहरण को ध्यान से देखिए। पंक, पंक बोलते हैं कीचड़ को। किसे कहते हैं? कीचड़ को, यानी पानी को। प्लस ज, ज का अर्थ होता है जन्म लेना। जिसका कीचड़ में जन्म होता है, पंकज, अर्थात जिसका पानी में जन्म होता है, तो पंकज बन गया। तो पंकज किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची, यानी पंकज का मतलब हो गया कमल। अब इसमें योग रूढ़ कैसे है? योग रूढ़ ऐसे है कि आपको अभी बताया है कि जिसका पानी में जन्म होता है। वैसे पौराणिक मान्यता के अनुसार बताया जाता है पानी में 42 लाख प्रजातियों का जन्म होता है, लेकिन उन 42 लाख प्रजातियों को हम क्या है? पंकज नहीं कहते हैं। तो आपके सामान्य ज्ञान के अनुसार ही आप अंदाजा लगा सकते, जैसे मछली, उसका पानी में जन्म होता है, केकड़े होते हैं, सांप भी होते हैं, मेंढक होते हैं, मगरमच्छ होती है। तो बहुत सारे ऐसे हैं जीव जिनका जन्म पानी के अंदर होता है। तो हम उनको भी पंकज कह सकते हैं, लेकिन नहीं कहते। तो पंकज शब्द जो है केवल कमल के लिए रूढ़ हो चुका है, इसलिए ये कौन सा शब्द है? योग रूढ़ शब्द होगा। तो आ गया होगा समझ में कि किसी विशेष अर्थ के लिए जो शब्द पक्का हो चुका है उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो अगला उदाहरण और देखिए। तो आगे है दूसरा प्रकार, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर अभी आपने पढ़ा था रचना के आधार पर, रूढ़, यौगिक और तीसरा योग रूढ़। अब पढ़ेंगे हम प्रयोग के आधार पर शब्दों के प्रकार। इस आधार पर शब्द के दो प्रकार हैं। दो प्रकार हैं। पहला है विकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द जिसमें व्याकरण के नियमों के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण,
आदि। क्रिया भी आ जाता है इसके अंदर। तो बहुत ही आसान परिभाषा है विकारी, विकार प्लस ई। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन आ जाना, बदल जाना। अर्थात वे शब्द जिसमें व्याकरण के नियमों के आधार पर, यानी चाहे संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया हो, लिंग हो, वचन हो, किसी भी आधार पर उन शब्दों में परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन करने पर अर्थ क्या है, नष्ट नहीं होता है। तो वो शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, जैसे हमने लिख दिया लड़का। अब लड़का क्या है, संज्ञा है ना। अब इसको हम क्या है, लिंग के आधार पर लड़की भी लिख सकते हैं। अगर का पर एक ही मात्रा लड़की बन जाएगी तो अर्थ का अनर्थ नहीं होगा। या हम वचन के आधार पर कहें तो लड़के बन सकता है, लड़कों बन सकता है, तो भी कोई अर्थ का अनर्थ नहीं होता। तो ऐसे किसी भी आधार पर इन शब्दों में परिवर्तन हो सकता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। दूसरा भाग है इसका अविकारी शब्द। वे शब्द जिनमें व्याकरण के नियमों के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। यानी ठीक उल्टी परिभाषा इससे, अविकारी यानी जो अव्यय शब्द होते हैं, या अभी आपने पढ़ा था जो रूढ़ शब्द होते हैं, उनमें व्याकरण के किसी भी नियम के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे किंतु, या, अथवा, और, लेकिन आदि। तो इनमें आप व्याकरण के कोई भी नियम को रख के देख लीजिए, किसी आधार पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उल्टा इनका रूप क्या है, बिगड़ जाता है। तो इसलिए इनको अविकारी शब्द कहते हैं। तो प्रिय छात्रों, आज के लिए इतना ही शब्द विचार में। कल हम इससे आगे आपको पढ़ाएंगे। तो एक बार फिर कह रहे हैं कि ये आपकी कक्षा 11 को ध्यान में रखते हुए ही, ताकि बच्चों का साल बर्बाद ना हो और आपको घर बैठे चाहे परमानेंट पढ़ाई मिलती रहे, चाहे आप उसको डेमो क्लास के रूप में समझें, परंतु इसका अध्ययन आप जरूर करें और अच्छा लगे तो इसके नोट्स भी बनाएं। और समस्या आने पर आप चैनल पर हमें से संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।